नमस्कार। आई होप आप कुशल पूर्वक होंगे और वीकेंड तो आपने गुजारा ही होगा और आज भी छुट्टी है, एंजॉय कर रहे होंगे। तो शुरू करने से पहले सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा करे आपकी हर ईद आपको हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ तीनों चीज़ लाए। आपकी वेल्थ हर ईद के दिन 25 से 30% बढ़ती चली जाए और आप वेल्दी बनने की तरफ अगला कदम बढ़ाते रहें, ऐसी मेरी दुआएं हैं आप सब के लिए। शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस तरह का प्यार मुझे किस पिछले वीडियो में मिला। और उसकी नेक्स्ट सीरीज़ बुधवार को लेके आऊँगा, जिसमें मेरा केंद्र होगा फाइनेंस सेक्टर, यानी कि फाइनेंस सेक्टर में अगले 5 साल के लिए हम कहाँ निवेश कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ आज छोटी छोटी बातें हैं वो मैं करूँगा, क्योंकि आज तो मार्केट बंद है, तो मार्केट कल से खुलेगी और मुझे लग रहा है कि ऐसे ही थोड़ा बहुत वोलेटाइल रहेगा मार्केट सुबह शाम। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, न्यूज़ स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगी, लेकिन ऐसी मूवमेंट वो नहीं रहेगी कि जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। ये मेरा ख्याल है, आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, सभी की अलग अलग होती है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ बुलबुला ज़्यादा बड़ा हो गया है और इस बुलबुले का थोड़ा सा हवा निकलना तो बनता ही है। तो मैं तो इंतज़ार करूँगा कि बुलबुले की जब हवा निकलेगी और जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में है या जिनको मैं चाहता हूँ या जिनको मैं कंसिडर कर सकता हूँ, वो तभी होगा जब वो स्टॉक स्पेसिफिक 10 से 15% की डाउनवर्ड्स मूवमेंट होगी। अदरवाइज़ इस स्टेज पे तो मैं सिर्फ बैठ के देखूँगा और जैसा कि हर बार मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा ऊपर से प्रॉफिट बुक करूँगा और पैसे को इकट्ठा करूँगा बैंक में, ताकि जब वो मार्केट में थोड़ा बहुत चाहा अनचाहा करेक्शन आए तो मेरे पास पैसा तैयार हो। 4 जून की तरह मैं छटपटा ना हूँ कि काश और होता, काश और होता। मुझे अपनी पुरानी बैकग्राउंड याद आती है। आप में से भी बहुत लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अभी भी हम घर के बाहर पुदीना लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत उपयोगी हैं, हम यूज़ भी करते हैं डेली लाइफ में। तो जब मुझे याद आता है जब हम तुलसी लगाते थे तो हमें इंस्ट्रक्शंस होती थी कि तुलसी को टहनी से नहीं तोड़ना है, ऊपर से पत्तियां कोपल वगैरह जो होती है वहाँ से तोड़ना है। सेम पुदीने को ऐसे ही तोड़ना है, टहनी को अलग नहीं करना है। क्योंकि ऐसा करने के पीछे लॉजिक ये होता था कि वो और प्रोलिफरेट होती थी और खिल जाती थी, यानी कि और फैल कर बढ़ती थी और वो पौधा विकसित होता था और तोड़ने के लिए और कलियाँ बन जाती थी। ऐसा ही तुलसी में होता था। तो मेरी एनालॉजी ये इसलिए है कि अगर ऊपर से अपने बड़े हुए शेयरों में से अगर थोड़ा थोड़ा अगर तोड़ेंगे, टहनी को नहीं तोड़ेंगे, यानी कि पूरा स्टॉक नहीं बेचेंगे, ऊपर से थोड़ा थोड़ा जहाँ पे आपको 30, 40, 50% प्रॉफिट हो रहा है उसको आप बुक करेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा, बशर्ते कि वो जो प्रॉफिट आपने बुक किया है वो सारा का सारा री इन्वेस्ट हो, वापसी आए मार्केट के अंदर। तभी मेरा दृष्टिकोण पूरा होगा या तभी वो गोल पूरा होगा आपको वेल्दी बनाने का। तो यकीन मानिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी सीख के करते रहे या थोड़ा बहुत भी चाहे अनचाहे फॉलो करते रहे, आई एम श्योर कि अगर आपने अभी लाइफ शुरू हुई है तो आने वाले टाइम में आई विल मेक यू वेल्दी। आई कैन अश्योर यू। अब इस पुदीने वाली चीज़ तो आपने मेरे ख्याल से समझ ली होगी और आपने ये भी समझ लिया होगा कि अभी बबल है मार्केट में, ख़रीदने की मार्केट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट बुक करने की मार्केट है। कुछ वैसे भी थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ आ रही हैं, जैसे गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करेगी तो वो सेक्टर भागेगा, जैसे शुगर का भागा। सिक्लिक स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइज़र और शुगर आम तौर पे बजट के आसपास ही भागते हैं और फिर भाग के फिर ठंडे हो जाते हैं। फिर हम उचक उचक के देखते रहते हैं, बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ा नहीं बढ़ा, कब बढ़ेगा, और हम सोचते रहते कि काश मैंने ये पैसे कहीं और लगा दिए होते। तो इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहिए, थोड़ा सा देखभाल के चलिए।
और इनडायरेक्टली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने जो भी प्रॉफिट्स हैं, कह भी चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अपने जो भी प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स को घर के खर्चे में इस्तेमाल ना करें। अपनी डिविडेंड इनकम को, शेयर्स के प्रॉफिट को घर के खर्चे में इस्तेमाल ना करें, वरना तो कोई भी आपको वेल्दी नहीं बना सकता है। वो पैसा घूम फिर के स्टॉक मार्केट में ही आना चाहिए। ये तो हुई पहली ज़रूरी बात आज की। दूसरी ज़रूरी बात, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। अब आप रोज़ डाइवर्सिफिकेशन सभी से सुनते हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते रहना चाहिए, लेकिन शायद मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि मेरी डाइवर्सिफिकेशन की परिभाषा कुछ अलग है। अगर आप अलग अलग सेक्टर में शेयर मार्केट में पैसे लगा देते हैं, मेरी नज़र में चाहे वो 1000 लोग उसको कहें डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन उन 1000 में मैं इकलौता सीना ठोक के कहता हूँ वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। दैट इज़ ओनली बैलेंसिंग। आप थोड़ा सा खरीदेंगे, बेचेंगे, कुछ प्रॉफिट में बुक करेंगे, दूसरी जगह करेंगे, दैट इज़ बैलेंसिंग, रीबैलेंसिंग। डाइवर्सिफिकेशन वो होता है जहाँ पर आपका एक एसेट क्लास में कोई भी गड़बड़ होने पर नुकसान ना हो तो एक छोटे से पोर्शन का हो। अगर सब कुछ शेयर मार्केट में लगा है, बेशक अलग अलग सेक्टर में लगा है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। ज़्यादा दूर मत जाइए बैक 4 जून के दिन मार्केट कितना गिरा था ख़राब रिजल्ट आने के बाद। कोई एक सेक्टर भी ऐसा नहीं था जो नीचे ना गिरा हो। तो क्या आप इसको डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे? नहीं, मैं नहीं कहूँगा, और आप भी चोरी छुपे अंदर से मान जाएंगे कि वो डाइवर्सिफिकेशन वो नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन का असलियत में मतलब ये है कि जब आपकी एक एसेट क्लास पे कुछ विपरीत प्रभाव आने पे, अपोजिट इफेक्ट आने पे, अपोजिट न्यूज़ आने पे कुछ होता है तो दूसरी एसेट क्लास पे प्रभाव ना पड़े। जैसे अगर आप को याद हो, मेरे साल का पहला वीडियो था जिसमें मैंने कहा था कि आप बांध लें, आप दृढ़ निश्चय कर लें कि सोने का एक सिक्का हर महीने ख़रीदना है। मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने नहीं ख़रीदा। शुरू के 1-2 महीने ख़रीदा, उसके बाद भाव 74-75 हज़ार हो गया। नहीं, शायद मैंने मार्च तक ख़रीदा था। उसके बाद भाव बढ़ गया तो फिर मैंने ख़रीदना बंद कर दिया कि नहीं, जुलाई तक वेट करूँगा। जब ये शादी ब्याह का काम ख़त्म हो जाएगा या मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी तो नीचे आएगा, तब ख़रीदना शुरू करूँगा। सोने में पैसा लगाना, सोने में इन्वेस्टमेंट करना डाइवर्सिफिकेशन है। लैंड, अगर वो फ्लैट नहीं है, अगर आप रहने के लिए ख़रीद रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। वो आपका अलग डिसीज़न है कि भाई आपने रहने के लिए ख़रीदा है, किराए पे रहना है या ख़रीदना है, लंबी डिस्कशन है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन कम से कम ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि अगर रहने के लिए आप फ्लैट ख़रीद रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको इन्वेस्टमेंट ना मानिए। आप कहेंगे उसमें पैसा तो बढ़ेगा, हाँ पैसा ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि यील्ड कुछ नहीं निकला है। मैंने पहले भी एक बार कहा था, अगर आप बहुत शौकीन हैं लैंड में लगाने के लिए, लैंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अपने शहर के आसपास 100-150 किलोमीटर के अंदर 100-150 किलोमीटर के अंदर कोई ऐसी जगह देखिए जो डेवलप हो रही है, जहाँ पे नई कॉलोनी, नई सबर्ब बनी है और जो अभी विकसित हो रही है, वहाँ 100 गज का 200 गज का प्लॉट लीजिए। वो इन्वेस्टमेंट है, वो आपको रिटर्न अच्छा दे सकती है। कम से कम रेंटिंग प्रॉपर्टी से तो अच्छा रिटर्न वो दे सकती है। ये आप कर सकते हैं, मैं भी यही करता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं एक नई चीज़ की, ट्रेडिंग। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रेडिंग करें कि ना करें। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीज़न है जो आपके हाजमे के ऊपर निर्भर है। अगर आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं तो आप अपनी अर्ली 20s में या जब भी 25-26 में आप शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टिंग, तो थोड़ा सा अपना एलोकेशन पैसे का वो वहीं पे कर दें। अगर आप ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं वहीं से कर दें। एक फ़िक्स्ड एसेट को कर दें कि मुझे 1 लाख रुपया ट्रेडिंग में लगा के देखना है। फिर कसम खा लें कि अगर मैं इससे बढ़ा पाया तो मैं उसी को यूज़ करूँगा, अगर नहीं बढ़ा पाया तो मेरी तौबा, मैं ट्रेडिंग में कभी नहीं आऊँगा।
इससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप ट्रेडिंग में ना करें। ये एक फुल टाइम जॉब है, ये फुल टाइम बिज़नेस है जिसमें आपको पल पल की खबर रखनी पड़ेगी मार्केट में। ऐसा नहीं हो सकता सुबह आपने सौदा लगाया, शाम को आपने देख लिया, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। तो मैं तो ये कहूँगा ट्रेडिंग से आप बच के रहें जब तक कि आप रिस्क लेने की हालत में ना हो जाएं या आपके पास सफिशेंट टाइम ना हो, या आपके पास पैसिव इनकम इतनी हो गई हो शेयर से, रेंटिंग से, अलग सोर्सेज से कि आप टाइम भी दे सकते हैं और रिस्क भी ले सकते हैं, तब आप जोर आजमाइश करें। मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता, लेकिन बनता है। उन लोगों का बनता है जो फुल टाइम काम करते हैं, और वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 100 में 2-3% ही होंगे। लेकिन जिनका पैसा बनता है, यकीन मानिए, वो यूट्यूब पे आके बताते नहीं है कि मैंने 10 करोड़ कमाया, 50 करोड़ कमाया, 100 करोड़ कमाया। वो चुपचाप कमाते रहते हैं, छुपे रहते हैं और किसी को बताते भी नहीं हैं। तो अगर आपकी लॉटरी खुलती है, अगर आप कुशल हो जाते हैं, आप में वो स्किल आ जाती है कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकें, तो एक सीमित दायरे में रिस्क लीजिए, एक कोटा निर्धारित कर लीजिए, ये पैसा ट्रेडिंग का है, इसमें और नहीं डालूंगा। जब आपको लगता है कि आपकी सक्सेस रेट 90% से ऊपर चला गया, तो फिर आप उसको अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं। कोई बुराई नहीं है अगर आपकी मास्टरी हो गई है और आप वो ट्रिक्स सीख गए हैं, पर भूल कर भी किसी के साथ डिस्क्लोज़ ना करें कि मैंने ट्रेडिंग में इतना पैसा बनाया। ना, नहीं कीजिए। कोई खुश होने वाला नहीं है कि आपका पैसा बढ़ रहा है। मैंने शायद पहले भी कहा है और फिर एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, बादाम खाइए, शौक़ से खाइए, काजू खाइए, लेकिन मूंगफली बताइए कि अरे यार, ड्राई फ्रूट के नाम पे मूंगफली खा के गुजारा करना पड़ रहा है। तो ऐसी लाइफ जीजिए। वेल्दी बनेंगे, एक दिन ज़रूर बनेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी इच्छाओं को पूरा ना करें या अपने खाने पीने के टाइम को, खाने पीने की शौक़ को मार दें। नहीं, क्योंकि मैं जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ये उस 20% या 25% की बात कर रहा हूँ जो आपने अपनी तनख्वाह मिलने के बाद, सैलरी मिलने के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट किया है। बाकी का थोड़ा थोड़ा मैं पहले भी करता रहा हूँ, लेकिन जब मैं उन 50% और 30% के उन दो भागों का जिक्र करूँगा तो उसका जिक्र मैं तब करूँगा। फ़िलहाल तो मैं 20% की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अगर आप किराया भी दे रहे हैं, वो ईएमआई भी दे रहे हैं, तो वो आपके 30% में से जा रही है, किराया वो 50% में से जा रहा है जो घर का खर्चा है। और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपने वो मेरे स्टाइल में बैंक में एक फ़िक्स्ड आरडी ज़रूर डाल रखी है कि 1 साल में मुझे इतना करना है और फिर शेयर मार्केट में लाना है, और ये इतना करना है तो वो मुझे मकान की डिपॉज़िट के लिए इकट्ठा करना है, ये मुझे गाड़ी ख़रीदने के लिए करना है। सब अलग अलग रखिएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट की आरडी अलग होगी जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की होगी। थोड़ा सा प्लान वे में चलिए। ज़िंदगी बहुत लंबी है आपकी। वो ज़माना था जब मुझे याद आता है कि आदमी की उम्र 62 ईयर्स की थी और औरत की 60 थी। अब तो मुझे लग रहा है 80 को पार कर गई है, क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि हम आसानी से मरते नहीं हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप 80-85 साल तो जिएंगे ही। तो प्लान बना के चलिए कि जब आप 60-65 में जब आप रिटायरमेंट लें, सो कॉल्ड रिटायरमेंट लें, तो आपके पास इतना पैसा हो, आपके पास इतनी पैसिव इनकम हो कि आप आराम से ठाठ से दुनिया घूम सकें, अपनी मनचाही हॉबीज़ को पूरा कर सकें, खाएं पिएं और ऐश करें। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से ज़िंदगी आसान हो जाती है। पैसा, लोग कहते हैं सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ सब कुछ से कम भी नहीं है। पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा जोड़िए, खाइए पीजिए, बुढ़ापे का इंतज़ार ना कीजिए। अपनी डिज़ायर्स को, नीड के साथ साथ डिज़ायर्स को भी पूरा कीजिए। कभी कभी आउट ऑफ वे जाके खर्चा कीजिए। कभी जाइए 5 स्टार होटल में बैठ के कभी लंच या डिनर कीजिए। जाइए कभी घूमने के लिए अपने कुल्लू मनाली जाइए, देश से बाहर जाइए। मेरी तरह पागलपन कभी तो लाइए इंडिया से बाहर निकलने का, स्टेट से बाहर निकलने का, घर से बाहर निकलने का, वरना ज़िंदगी दौड़ रही है, दौड़ती जा रही है, पकड़े में नहीं आएगी। तो भैया इस बुलबुले का फटने का इंतज़ार कीजिए,
पैसा तैयार रखिए और धीरे धीरे पुदीने को तोड़ते रहिए, पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहिए, खिलाते रहिए और फलते फूलते हुए पोर्टफोलियो को देखते रहिए। बुधवार को फिर मुलाकात होगी स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स के पार्ट 2 में और सेक्टर होगा फाइनेंस। थैंक यू वेरी मच।